हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्त। मैं रोहित वर्मा। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की नई क्लास में, जिसमें कि हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपकी एक और प्रॉब्लम जो है वो मैंने सॉल्व की है। वो क्या है कि वो है पीडीएफ की। ठीक है, अभी आपको जो नोट्स बनाने पड़ते थे, धीरे धीरे क्या होता गया कि धीरे धीरे ना टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, सुधरती हैं, अच्छी होती हैं, है ना। तो वैसे ही अभी तक जो आपको नोट्स बनाने पड़ते थे उसका भी आपका टाइम बचा लिया है मैंने। अभी आपको जो है बने बनाए नोट्स जो भी मैं क्लास में लिखता हूँ, जो सब इस पे पीडीएफ पे आता है, वो सब का सब एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मेरे भाई? टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगी। सभी दोस्तों से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी क्लास हुआ करेगी उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको दे दिया करेंगे। बाकी बताइए सब दोस्त बढ़िया हैं? आवाज़ वगैरह एक बार देख लीजिएगा कि आवाज़ सही से आ रही है आपको। फिर हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। बहुत सारे दोस्त अपने साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम वेलकम सभी दोस्तों का। चलिए तो बढ़ते हैं फिर अपनी क्लास के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में जो है सभी दोस्त ट्राई कीजिएगा, आंसर आते होंगे तो आंसर देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि which of the following indication is not used to calculate human development index? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट जब किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, तो इनमें से कौन सा कारक जो है, कौन सा रीजन जो है उसमें नहीं देखा जाता है? क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, पर कैपिटल इनकम देखी जाती है, या फिर सोशल इकोनॉमी? इनमें से कौन सा नहीं देखा जाता है, ये पूछा गया है। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का जो रैंक है वो कितना है इसमें, और फर्स्ट रैंक पे कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 के डाटाबेस पे, और उसी के साथ साथ सेकंड रैंक पे कौन है। ये क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। ठीक है, ये आई थिंक एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ मैंने, उसमें आपको ये बता देंगे। तो इनमें जो मेजर चीज है जो नहीं देखी जाती है मेरे भाई, वो क्या आ जाएगा? सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, सोशल सामाजिक असमानता जो है वो इसमें एक फैक्टर के तौर पे हम नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो इसमें नहीं ऐड होगा, सिंपल सी जो बात है। तो सोशल इनइक्वालिटी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Delhi Sultan introduced token currency somewhat like present day paper currency? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान का नाम बताइए जिसने टोकन करेंसी जो है वो शुरू की थी। वह सुल्तान जिसने टोकन करेंसी शुरू की थी। और आज के टाइम पे अगर उसको कंपेयर करके देखेंगे मेरे भाई, तो जैसे हमारे नोट होते हैं, पेपर करेंसी जिसे नोट्स कहते हैं, ठीक है, नोट 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, उससे आप कंपेयर उसको कर सकते हैं। तो बढ़िया, सही आंसर लगभग लगभग बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। बढ़िया, शाबाश। अलाउद्दीन खिलजी की मेरे भाई सुनो, अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सेकंड रूलर था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सेकंड रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का। और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? फाउंडर कौन था? तो वो था जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन जो है ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी था। क्लियर? इसे अलाउद्दीन ने इसे मारा था। अलाउद्दीन जो है, जो इसके साथ बात बने थे, उसने जलालुद्दीन को मारा था, देन जो है खुद रूल करने लग गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के साथ कौन कौन बच्चे जा रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक के साथ ऑप्शन नंबर बी वाले। बढ़िया, तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। देखिए अभी ना मैं आपको जो फाइल्स हैं इनमें लिखना पड़ेगा मेरे को, इनमें मैं लिखा करूंगा क्योंकि यही आपके पीडीएफ जो है वो आपके नोट्स में बन जाएंगे। ठीक है, आप इनको पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लिया करना, उनको मर्ज करके पूरी प्लेलिस्ट एक साथ आप कर लिया करना, आपका नोट्स जो बनाने का टाइम होगा वो भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। इसका बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, जल्दी ही एक आधे दिन में आपको नई प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, सॉरी चैप्टर नहीं, पॉइंट्स करेंगे, जो कि सिलेबस में मेंशन है ना, जैसे टॉपिक वाइज कि जो भी टॉपिक हैं अलग अलग, वैसे टॉपिक वाइज भी कवर कर लेंगे हम। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही आंसर रहेगा। गयासुद्दीन तुगलक के साथ बच्चे जा रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे थे। मोस्टली बच्चे किस किस के साथ जा रहे थे? ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ। बट सी के साथ बहुत कम, मुकेश रैना, मुर्ताज़ा और साहिल, ये कुछ बच्चे जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट, ठीक है, मतलब मूर्ख राजा भी कहा जाता था इसे, ये एक टाइप के, क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरह के डिसीजंस लेता था, फिर वो फेल हो जाता था हर चीज़ में। इसका जो भी मन में आता था वैसी वैसी चीज़ें जो हैं ये करने लग पड़ता था अपनी मर्जी से। तो इस तरह से इसे मूर्ख राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, The jurisdiction of which of the following high court extend to the union territory of लक्षद्वीप? कौन सी हाई कोर्ट ने अपनी सीमा जो है वो बढ़ा के, मतलब सीमा इन द सेंस आप इसको किस तरह से समझिएगा कि उन्होंने लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी अपने अंडर ही ले लिया है। जैसे होता ना कि हर राज्य जो होता है, हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, सभी स्टेट्स का अपना हाई कोर्ट होगा ना, जैसे जम्मू कश्मीर का अलग होगा, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, सभी का होगा। तो वैसे ही कौन सा स्टेट है जिसके हाई कोर्ट ने बोला कि भाई हाँ, लक्षद्वीप के जो फैसले होंगे, जाए वहां पे जो कुछ भी चीजें होंगी वो भी हम अपने हाई कोर्ट के अंडर मैनेज कर लेंगे। तो वो कौन सा स्टेट था? इसमें आप बहुत ही आराम से सोच समझ के भी क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए लक्षद्वीप की लोकेशन देखिए कहाँ पे जाती है, ठीक है ना, लक्षद्वीप की लोकेशन देखिए और इनकी लोकेशन देखिए। देखिए यहां पे आ जाएगा केरला, इधर कुछ आ जाएगा तमिलनाडु, यहां पे क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा, ये आ जाएगा केरला, लक्षद्वीप आएगा केरला वाली साइड। यहां से आप बॉम्बे तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, बॉम्बे आ जाएगा यहां पे कहीं, ठीक है, महाराष्ट्र में। दिल्ली भी आप निकाल सकते हैं, इतनी दूर है। ऐसा तो है नहीं कि लक्षद्वीप मानिए इधर है तो यहां से लोग इतनी दूर तो जाएंगे नहीं अपने न्याय के लिए, वो तो कहीं पास में ही देखेंगे ना। तो पास में सबसे इनको कौन पड़ेगा? केरला जो है वो सबसे पास पड़ेगा। कौन सा? केरला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केरला जो है यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरला के रिलेटेड अगर कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे, केरला के रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो कोची वहां पे जगह है, ठीक है, कोची वहां पे एक जगह है केरला में जो फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी से एयरपोर्ट वहां पे बना है। फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी से एयरपोर्ट वहां पे चल रहा है, जब बना है आप कह सकते हैं। एक हो गया मेन पॉइंट ये। दूसरा, केरला के रिलेटेड क्लासिकल डांस हैं, 2 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जिन जिन क्वेश्चंस की संभावना हो सकती है मेरे भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वो क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है यहाँ के 2 मेन क्लासिकल डांस हैं। उसके बाद में नेशनल पार्क भी आते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो नेशनल पार्क को एनपी करके लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। बाकी आप इतने समझदार तो हैं ही अभी कि इतना सा आप जो है वो खुद समझ जाएंगे। सबसे पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, पेरियार। पेरियार, अगर पेरियार वर्ड आ जाए, वाइल्ड लाइफ आ जाए, नेशनल पार्क आ जाए, रिवर आ जाए, तो सिंपल आंख बंद करके आप उसको केरला के साथ जोड़ दीजिएगा। पेरियार एंड साइलेंट वैली, पेरियार एंड साइलेंट वैली। और इसी के साथ साथ केरला जो है वो रबर प्रोड्यूसर भी है। रबर जो है वो भी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस यहाँ पे होती है, बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। लिटरेसी रेट में केरला जो है वो सबसे आगे है, उम्दा है, वो तो आप जानते ही हैं। लिटरेसी रेट में सबसे आगे रहेगा, वो चीज़ें बेसिक पता है आप सभी को। बढ़िया। हाँ देखिए, जो कुछ किसी का डाउट होता है, अगर आपको भी उनके रिलेटेड पता होती हैं चीज़ें तो आप बता दिया करिए, क्योंकि अगर मैं क्लास के बीच में बताने लगूंगा डाउट तो फिर थोड़ी सी क्या होती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है सबकी सब चीज़ें आपको मेरे भाई। चलिए आगे आंसर देख लीजिएगा। आंसर केरला है, लक्षद्वीप की यूरिडिक्शन में अपने में लिया है इसने, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के रिलेटेड क्वेश्चन है
कि पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी जब असेंबली उसकी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस टाइम पे कितने मेंबर थे उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर थे मेरे भाई, 9, 7, 14 या फिर 8, कितने मेंबर थे। और इसके सिवा अगर बात की जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है, इसका पहला ड्राफ्ट कब आया था और इसके एडवाइजर कौन थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बन सकते हैं क्वेश्चन इसमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट किस डेट को आया था। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि एडवाइजर पूछा जाता है, एडवाइजर कौन थे। बाकी चेयरमैन तो आप बच्चों को मालूम ही है, ठीक है ना, चेयरमैन तो मालूम ही होना चाहिए, चेयरमैन मालूम है कि नहीं। चलिए ठीक है, जो बच्चे अभी बाद में जुड़े हैं क्लास में मैं उनको बता दूं कि आपको अभी नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ जो है एज इट इज़, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जो जो चीज़ें लिख रहा हूं वो सब की सब इसमें एज इट इज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। आप इनको अपने नोट्स की तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो करंट अफेयर्स का भी नीचे लिंक होगा, बिल्कुल फ्री में डेली करंट अफेयर्स वहां पर आपको मिल जाते हैं मेरे भाई। क्लियर। तो बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को। ये डेट जो है ना, इसको ऐसे मत बोलना कि यार ये छोड़ देते हैं 29 अगस्त, बस 1947 याद रख लेते हैं, नहीं मेरे भाई। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ड्राफ्ट की बात करें तो फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो इसका आया था। बात करेंगे अगर हम इसके एडवाइजर की तो बी एन राव जो हैं वो इसके फर्स्ट एडवाइजर थे। चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इसके चेयरमैन थे। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब रही बात आंसर की, तो आंसर बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर डी और ए, सी, बी और डी, दो ऑप्शन के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। बट मैं बता दूं जो जो भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आगे इसके रिलेटेड बेसिक सी चीजें, 7 इसका आंसर है। ये सातों मेंबर्स के नाम हैं जो जो उसमें कमेटी में उस टाइम पे थे। क्लियर। फर्स्ट मीटिंग की बात कर ली जाए तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 30 अगस्त 1947 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से कहां स्थित है। भैया शाम को पढ़ाइए। देखिए मेरे भाई बिशंत कुमार, शाम को भी क्लासेस होती हैं। क्या है कि क्लासेस जो हैं वो अभी आपके एग्ज़ाम को आप सोच के चलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा टाइम क्या, 3-4 महीने भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 3-4 महीने बहुत ज़्यादा है, अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो 3-4 महीने कुछ नहीं है। तो बाकी की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए टाइम के हिसाब से सब क्लासेस मैनेज की हुई हैं। तो ये क्लास तो फिलहाल ऐसे ही हो पाएगा ना। बाकी अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो आप शाम को भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं मेरे भाई अब इंडिया के नक्शे की। इंडिया का नक्शा बना लूं, 1 मिनट पहले मैं ट्राई करता हूं। अगर नहीं बना अच्छा तो कोई बच्चा हंसेगा नहीं मेरे पे, ठीक है। क्लियर यहां तक। 1 मिनट। ये मैं साथ साथ में लिख देता हूं क्योंकि आप बच्चे अभी इसी को देखोगे, इसी को अपने नोट्स की तरह लोगे। तो ये आ जाएगा केरला, ये आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र, MH लिख रहा हूँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये कुछ लगभग आइडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब सुनिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। कोरोमंडल कोस्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात के पास क्या है, कच्छ, ठीक है। गुजरात का आप कच्छ जो है ये याद रखेंगे, कच्छ। फिर उसके बाद आगे नीचे का जो एरिया है ये वाला बीच वाला, ठीक है। इसमें क्या आती है, कौन सी आती है, काठीवाड़।
काठीवाड़ जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर जो महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक कर्नाटका भी है, यहाँ पे KR कर्नाटका, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का जो एरिया है उसकी जो है वो कौन सी आती है कोस्ट, तो कोंकण। ठीक है, कौन सी आती है, कोंकण कोस्टल आता है उसमें। हो सकता है मेरे भाई कि ये चीज़ें आपके लिए नई हो, आपको बोरिंग लग रहा हो, बट एक रियलिटी जो है, जो एक सच है वो ये है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई अल्टरनेट आप सोचेंगे तो वो नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं सिंपल आंसर लगा के आगे जा सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो अगर सिंपल यहाँ पे तमिलनाडु को आंसर लगा के आगे जा सकता हूँ, बट नहीं, उसमें ना मेरा कुछ फ़ायदा है ना आपका कुछ फ़ायदा होगा। मेरा तो छोड़िए, खैर आपका नुकसान होगा। सो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो आता है वो कौन सा आता है, कोंकण आता है। केरला की बात करें तो मालाबार तट, जिसे कि मालाबार कोस्ट या तट आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। बाकी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया है, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री कवर करता है वो कौन सा है, वो आएगा उत्कल। कौन सा आएगा, उत्कल आएगा। फिर जो बात आती है हमारे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आता है कोरोमंडल कोस्टल, सॉरी कोरोमंडल कोस्टल, ठीक है, वो यहां पे आता है। बाकी एक यहां पर भी आता है नीचे बिल्कुल, ठीक है, ये केप कोमोरिन करके आता है। ये सब के सब पॉइंट मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं, सब के सब। इनको ऐसे मत हल्के में लीजिएगा कि ऐसे स्किप कर देंगे तो चलेगा, नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये सब के सब कोस्ट जो हैं जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी आगे जो इसकी बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं, तमिलनाडु इसका आंसर है, उत्कल प्लेन ये वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं वो किसके चेयरमैन थे, जहां सॉरी, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हैं भारत की। आंसर आने दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि सभी दोस्त जो हैं वो साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो अपने देते जाएंगे। तो क्रेडेशनल, ठीक है, क्रेडेशनल कमेटी जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्रेडेशनल कमेटी आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही है। प्रेस गैलेंट्री की बात करेंगे तो उषा नाथ हो जाएंगे। हाउस कमेटी तो पी पट्टाबाई, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस के तो डॉक्टर KM मुंशी जो हैं ये इनके हो जाएंगे। क्लियर। हो सकता है आपको डाउट हो कि सर क्रेडेशनल कमेटी है क्या चीज़ ये। देखिए जैसे होता क्या है कि सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना UN में, यूनाइटेड नेशन में स्पीच होती है, यहाँ पे सभी अपने अपने देश को दर्शाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश के बारे में बताते हैं, जहाँ उनके कुछ हिट्स बताते हैं, ड्रॉबैक बेनिफिट्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हों, ठीक है, स्पीच देते हैं। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे UN में जाके स्पीच दी जाती है, सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो स्पीच देते हैं और अपने देश को जो है वो रिप्रेजेंट वहाँ पे करते हैं। सिंपल, इतना सा याद रखिए क्रेडेशनल कमेटी के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। डिफिशियंसी जो है, वेरी वेरी रोग, सिंपल सा बोला जाए तो वेरी वेरी रोग जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है। इसका तो आंसर सभी बच्चे एकदम ना ऐसे लाजवाब तरीके से देंगे, है ना। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, स्वागत है मेरे भाई आपका क्लास में। क्लासेस जो हैं वो सब के सब सब्जेक्ट्स की चलेंगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकायदा आपको करना इतना है कि अटेंड करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, है ना, उतनी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग में अगर बैठानी है चीज़ें तो शाबाश। इनके तो आंसर मैं बोलता हूँ कि ऐसे एकदम से धड़कते भड़कते आने चाहिए आप सभी के। बात करेंगे सबसे पहले विटामिन B1 की, तो इससे अगर इसकी कमी होगी तो इससे क्या होता है, वेरी वेरी करके बीमारी जो है वो होती है। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्बी होता है, स्कर्बी। विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होते हैं, ठीक है। विटामिन A जो है इसकी कमी से कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। अब बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस जो है रॉड सेल जो होते हैं, रॉड सेल की कमी से होती है। एक होते हैं रॉड सेल, एक होते हैं कौन सेल। अगर कौन सेल हो तो दिन में अच्छा दिखता है बंदे को, रॉड सेल की कमी हो तो नाइट में जो है वो कम दिखता है। रिकेट्स क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाना।
ऐसे होता ना कि हड्डियां, कहीं बोलते हैं कि इसकी हड्डियां यार बड़ी लचीली हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे मूव्स कर लेता है ना, बाजुओं को ऐसे उल्टा कर लेगा, पुल्टा कर लेगा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो वो होते हैं, उनको रिकेट्स की बीमारी होती है, जो एक्चुअल में होता है ना, उनको रिकेट्स की बीमारी होती है, उस वजह से ऐसा होता है। स्कर्बी जो है ये स्किन के रिलेटेड आ जाएगा, स्किन के रिलेटेड आ जाएगा। और बेरी वेरी जो है, बेरी वेरी आई थिंक टिथ्स के रिलेटेड होता है, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है बट मे बी, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसका। एक मिनट रुकिए, मैं देख ही देता हूँ अभी के अभी, एक मिनट। बताइए बताइए अगर किसी को पता है तो। अ, इसका नहीं पता चल रहा मेरे को, छोड़िए, बाद में बता दूंगा आपको ना, नेक्स्ट किसी क्लास में। साइंटिफिक नेम ठीक है बट होता इसमें इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है, किस चीज पर प्रभाव पड़ता है, वो किसी बच्चे को मालूम है क्या? चलिए देखिए आगे, हाँ ये है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आगे इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मान लीजिए कि डॉक्टर रोहित वर्मा ने आपको इसके सजेशंस भी दे दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। विटामिन सी की कमी है तो खट्टे फ्रूट्स खाओ, विटामिन डी की कमी है तो फिश ऑयल, ये एग यॉक वगैरह खाओ, विटामिन ए की कमी है तो ये सब चीज़ें खाओ, ठीक है। इनका रोल क्या क्या होता है बॉडी में, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे सब मेंशन है और इनसे होने वाली कमियों के नाम भी मेंशन किए हुए हैं। चलिए, ब्लड आता है गम्स से, हाँ हाँ हाँ, है ना, दांतों के रिलेटेड ही कुछ होता है, इतना मेरे को पता है बट कंफर्म नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऑथर पूछा है कि वॉकिंग विद दी कॉमरेड्स जो है, इसके ऑथर कौन है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर स्पेशल एक टॉपिक दिया हुआ है, आपको मालूम है ना, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, बस इतना सा ध्यान रखो कि जो चीजें आपको स्क्रीन पे लिखवाई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो वॉकिंग विद दी कॉमरेड्स के ऑथर की बात की जाए तो अरुंधति रॉय जो है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बार पूछी गई है, ये किताब ना हद से ज़्यादा बार एग्जाम में ये पूछी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग करके। फिर एक आप इनकी लिखिए, द डॉक्टर एंड द सेंट, ठीक है, डॉक्टर एंड द सेंट, ये भी इनकी है। बाकी एक ये वॉकिंग विद द कॉमरेड्स करके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आगे वॉकिंग विद द कॉमरेड जो किताब इनकी है, ये है किसके रिलेटेड, तो नक्सलाइट के रिलेटेड है। नक्सलाइट बताइएगा कौन से स्टेट में है, नक्सलाइट कौन से स्टेट में है? जब आप जॉब लोगे, एसएससी जीडी की अगर जॉब लोगे, जो बच्चे मोस्टली सीआरपीएफ प्रेफरेंस देंगे अपनी फर्स्ट, या सीआरपीएफ में जाएंगे, उन बच्चों का मोस्टली सामना होता है नक्सलाइट से, है ना। तो सीआरपीएफ मोस्टली कहाँ होती है, झारखंड में, सिक्किम में, ऐसा बता रहे हैं? नहीं मेरे भाई, नक्सलाइट का मोस्ट इफेक्टिव जो एरिया है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? अपना छत्तीसगढ़ जो है, ये मोस्ट इफेक्टिव एरिया है इसके लिए, नक्सलाइट के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, गूगल सर्च इंजन जो है वो किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? गूगल सर्च इंजन किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? आंसर आने देंगे कि गूगल सर्च इंजन जो है वो 1998 में लॉन्च हुआ था। सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई जो हैं वो इसके सीईओ है। 1997 नहीं, 1998 आएगा, ठीक है, 1998 में हुआ था। द गूगल स्टोरी बिगन इन 1995 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विद लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन। इन अगस्त 1998 गूगल वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड और करंट सीईओ सुंदर पिचाई हैं। फाउंडर्स की बात कर ली जाएगी तो ये दो नाम याद रखिएगा, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन, ठीक है, ये दो फाउंडर के नाम में ये आ जाएगा। इनका स्टार्टिंग स्टोरी कब हुई थी, तो मतलब ऐसे होता ना कि सोच लेते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जैसे अभी आपने सोचा होगा कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो डेट आई नहीं है, तो वैसा करूंगा जब डेट आएगी ना पेपर की, तो उससे एग्जैक्ट 30 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 10 दिन जीके, 10 दिन मैथ, 10 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा तो हो जाएगा। ऐसे करके सोचते हो ना आप भी, बट जब डेट आ जाती है तो पता चलता है यार डेट के तो 15 दिन के बाद पेपर है, अब क्या करूं? अब एक काम करता हूँ, 5-5 दिन कर लेता हूँ,
फिर पता चला बीच में शादी आ गई, यार शादी भी ज़रूरी है, अब क्या करूं, चलो देखा जाएगा यार, जो होगा सो होगा। ऐसी चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों से बच के रहना, इसलिए मैं बोलता हूं कि अभी से लग जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिए गए ऑप्शंस को देख के बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका इनमें से किस में रोल नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो कंट्रोल एंड कंडक्ट, क्या वो कंट्रोल करता है और कंडक्ट करता है, इलेक्शंस को लगाता है? क्या सुपरवाइज करता है इलेक्शन को, देख रेख करता है उनकी, देखता है कि कहीं गड़बड़ ना हो कुछ भी? या फिर वो डायरेक्ट इलेक्शंस करवाता है? या फिर कंडक्ट लोकल इलेक्शन, क्या वो लोकल इलेक्शन कंडक्ट करता है? इनमें से एक ऑप्शन है जो नहीं करता है वो काम, एक ऑप्शन है जो काम नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? कंट्रोल भी करेगा और कंडक्ट भी करेगा, सुपरवाइज तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं आपको सुपरवाइज भी करूंगा, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, मैं देखूंगा कि कैसा चल रहा है, बीच बीच में आपके कमेंट्स भी देखता रहूंगा। ठीक है, वो भी होगा। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भी होता है, लोकल इलेक्शन जो है ये कंडक्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं करवाता है इलेक्शन कमीशन, है ना। बढ़िया। तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? यहां पे आ जाइए जरा एक मिनट पीछे। तो इसके, सॉरी जस्ट मिनट, मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं वो अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल की बात कर ली जाए, इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 324 जो आर्टिकल है जो बोलता है कि मस्ट हैव सेड दैट देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसी लिख रहा हूं सिंपल, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 324 ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखते हैं आगे, बाकी ये इसके बेसिक्स बताए हुए हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया के न्यू सीईओ कौन है? डेविड, सोमसुंदरम, सचिन या फिर अबे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी और डी, बी और सी। अच्छा, इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है, 50-50 है, चलिए कोई बात नहीं। तो सचिन जैन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा? सचिन जैन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे बहुत बढ़िया। आज मोए मोए नहीं हो रहा यार, किसी का क्या चक्कर है? सभी आज अच्छे से, नहीं पता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप आंसर ही नहीं दे रहे हो। बहुत कम बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं, इस वजह से बच रहे हो। कोई बात नहीं, ढूंढता हूं अभी कोई वैसा क्वेश्चन भी। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूस जो है, ड्यूस ये किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, आपको लास्ट क्लास में करवाया था। जेंटलमैन, जेंटलमैन गेम टाइप, है ना। बढ़िया, एकदम सही आंसर, जबरदस्त। तो लॉन टेनिस जो है इससे संबंधित है शब्द कौन सा? ड्यूस। टेनिस ओरिजिनली नाउन एज लॉन टेनिस। ठीक है, और फॉर्मली स्टिल इन ब्रिटेन बिकॉज इट इज प्लेस ऑन द गिरास ऑन द पिक्टोरियल जेंटलमैन एंड लेडीज ड्यूस इज स्पोर्ट। ठीक है, ये कुछ नहीं है इसमें। आ जाइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। आप इसको ध्यान से पढ़ना, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, थोड़ी बहुत ही बताऊंगा इसके रिलेटेड चीजें। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 4 के रिलेटेड है कि चंद्रयान 4 का जो मिशन अनाउंस हुआ है इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया जो मिशन है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि वो जब 2028 में उसे लॉन्च करेंगे तो उसका मेन गोल वहां पे क्या रहेगा। जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ था, ये साउथ वाली साइड उतरा था। ठीक है, अगर कोई और होता है उसका कुछ होता है कि हाँ यहाँ पे पानी ढूंढेंगे, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने पूछा है कि चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च होगा, ये याद रखो 2028 में लॉन्च होगा, इसरो करेगा। इसके चीफ कौन है? एस सोमनाथ चीफ हैं, और चंद्रयान 4 मिशन की बात की जा रही है।
तो इसमें ये क्या करने वाले हैं? क्या वहां पे परमानेंट बेस बनाने वाले हैं चांद के ऊपर? क्या वहां से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने वाले हैं? क्या चांद की जो डार्क साइड है, डार्क साइड, ठीक है, अंधेरे वाली साइड, क्या उसे खोजने वाले हैं? या फिर चांद के ऊपर पानी खोजने वाले हैं? क्या करने वाले हैं भाई, बताओगे? तो वहां पे सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सैंपल्स इकट्ठे करेंगे, जो चंद्रयान 4 होगा। अब पीछे के जो हुए हैं, चंद्रयान 1 भी हुआ है, चंद्रयान 1 हुआ है, चंद्रयान 2 भी हुआ है और चंद्रयान 3 भी हुआ है। इनके रिलेटेड डेट्स मालूम है क्या? डेट्स मालूम है? डेट्स एग्जैक्ट डेट ना मालूम हो, ईयर ही मालूम होने चाहिए, कुछ तो मालूम होगा इनके रिलेटेड। तो बात करेंगे अगर पहले की बात करेंगे चंद्रयान 1 की, तो 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे 22 जुलाई 2019। तीसरे की बात करेंगे 22 नहीं, तीसरे में 22 नहीं है, तीसरा है, तीसरा कितना है यार, किसी को पता? तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 2023 में हुआ था, जुलाई में ही हुआ था, जुलाई 2023 में हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था, ठीक है। देखो इनको आप ना कैसे याद कर सकते हो, 1 और 2 जो है इन दोनों की डेट सेम है, और 2 और 3 जो है इन दोनों का मंथ सेम है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, चंद्रयान 1 और 2 की डेट सेम है और 2 और 3 का मंथ सेम है। यहां से आपका आधा काम निपट जाएगा। बाकी ईयर याद कर लीजिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर्स मत बोलिएगा। 2008 में, 2019 और 2023, इनमें जो है ये तीनों के तीनों जो है वो लॉन्च हुए थे। चंद्रयान 3 जो है वो कहां लॉन्च हुआ था? वो साउथ साइड का जो पोलर रीजन है उसके पास करके लॉन्च हुआ था, उसके पास लॉन्च किया गया था इसको। और इसके सिवा पूछा जाता है कहां से लॉन्च हुआ था। सतीश धवन सेंटर, सतीश धवन सेंटर कौन से स्टेट में है मेरे भाई? सतीश धवन सेंटर हरिकोटा, श्री हरिकोटा, ये कौन से स्टेट में है? कोई बच्चा बताएगा कि कौन से स्टेट में है सतीश धवन हरि सेंटर? तो आंध्र प्रदेश। कहां से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस कौन सा है? के से नाम है, के से नाम है आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस का। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इसका क्लासिकल डांस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये दिया जाता है। रेमन मैगसेसे एक्चुअल ना एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है। रेमन मैगसेसे एक प्रेसिडेंट थे, तो वो पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे रेमन मैगसेसे, ठीक है। रेमन मैगसेसे कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? ये एक अवार्ड है, अभी अवार्ड के रूप में दिया जाता है, उनकी याद में दिया जाता है। ऐसा होता ना कि कोई अगर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हों, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी याद में उनके नाम पे कुछ प्लेसेस के नाम रख दिए जाते हैं या अवार्ड्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड में एक व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है। याद करो कौन सा नाम है? डी से कुछ नाम है याद किसी बच्चे को? जीके में हालत थोड़ी टाइट लग रही है। तो फिलीपींस जो है फिलहाल के लिए फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेमन मैगसेसे जो है ये फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे। ध्यानचंद अवार्ड, बहुत बढ़िया शमी शेख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिलीपींस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? फिलीपींस के, रेमन मैगसेसे। और ये पहला अवार्ड जो है, फर्स्टली अवार्ड दिया गया था 1958, ये याद रख लो भाई। The award was first awarded in the year 1958, ये पॉइंट मेन हो जाएगा। नेक्स्ट, विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन, विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये कहां पर स्थित है? इन्हें कहा जाता था हॉकी के जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी, है ना, विजार्ड ऑफ हॉकी। 1958 याद रख लेना कि रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो पहली बार 1958 में दिया गया था। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विरूपाक्षा टेम्पल के पास आ चुके हैं अभी हम, तो बताएंगे विरूपाक्षा टेम्पल कहां है। बहुत बढ़िया। तो हम्पी जो है, हम्पी के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, हम्पी सही आंसर हो जाएगा, हम्पी में है। हम्पी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो विजय,
विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हम्पी आता है। और अगर बात कर लें स्टेट की, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका। एक मिनट, इस पे थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, इस पे कुछ लिखना पड़ेगा ना। कर्नाटका स्टेट हो जाएगा। चलिए, यहां तक क्लियर है। रिवर की बात कर लेते हैं कि ये आता है वैंकॉन तंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तंगभद्रा बोल रहा हूं, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर जो है उसके किनारे पर आता है। हम्पी 50 रुपीज के नोट के पीछे बना है शायद। अरे भाई साहब, गजब यार, बहुत बढ़िया फैजू, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह की चीजें ना ये शो करती हैं कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे चल रही है। जब आप एक चीज से बाकी की चीजें भी रिलेट करने लग पड़ते हैं ना, तब पता चलता है एक्चुअल में तैयारी का। जैसे अभी मैंने बोला कि 1984 बोल दिया, तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि 1984, अच्छा क्या हुआ था? ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, अमृतसर में हुआ था। उसके सिवा और क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी? मिथाइल थी। अच्छा, फिर उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2 साल के बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। ठीक है, तो 1986 में प्रोटेक्शन एक्ट बन गया था। इस तरह से जब आपको मेरे भाई चीजें याद होने लग जाएंगी एकदम लाइन में, एक वर्ड को लेके उसके रिलेटेड की सब चीजें आने लग पड़ेंगी, तो मान लेना कि समझ जाना खुद में कि आपकी तैयारी जो है वो सही राह पे अभी चलने लग पड़ी है। अगर जब तक नहीं चल रही हैं ऐसी चीजें, तो सोचो कि कहीं ना कहीं कमी है। वो चाहे आप अच्छे से क्लासेस ना देख कर रहे हो, या फिर आप क्लासेस तो कर रहे हैं बट उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, फिर ऐसी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्पीड जो है वो आपकी बननी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें पूछे जाते हैं नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटक में नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। तो कर्नाटक के नेशनल पार्क पूछे जाएंगे तो हम कहां कम हैं? हम तो एकदम से पकड़ेंगे उनको, पकड़ेंगे कि नहीं? तो पहला नेशनल पार्क है नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क ये आ जाएगा पहला। इसे पूरा नाम है टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व एनपी करके। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो बांदीपुरा नेशनल पार्क, बांदीपुरा नेशनल पार्क। तीसरे नंबर की बात की जाए तो बैनरघाटा, बैनरघाटा जो है वो तीसरे नंबर का आ जाएगा। फोर्थ नंबर का अंशी, फोर्थ नंबर का अंशी नेशनल पार्क। और पांचवा, टोटल 6 हैं इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। ठीक है, वो है मधुबनी, नहीं मधुबनी तो पेंटिंग आ जाएगी बिहार की, मधुमलाई, मधुमलाई। ठीक है, मधुमलाई। और छठे नंबर का आ जाएगा बद्रा। ठीक है, बद्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका याद कर लेना अच्छे से। ये 6 के 6। नागरहोल जो है मोस्टली पूछा जाता है, बांदीपुरा पूछा जाता है, अंशी पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ, ये 3 तो अभी तक पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बट 3 पूछे जा चुके हैं तो अभी एग्जामिनर जो है वो धीरे से 1 कदम आगे बढ़ेगा। तो हम पहले से 2 कदम आगे आ चुके हैं। ऐसा ही होगा ना, एग्जामिनर ने सोचा कि अब 3 पूछ लिया, अब आगे चलते हैं। बच्चों को ये रट चुके हैं, तो उनको क्या पता कि बच्चे जो है वो आगे का तैयार करके बैठे हुए हैं। तो इनको भी अब अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इनको छोड़ना मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आगे इसके रिलेटेड की बेसिक चीजें हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आ चुका है, याद रख लेना। ठीक है, बीरूपक्षा टेम्पल की बात कर रहे थे ना, तो बीरूपक्षा टेम्पल जो है ये यूनेस्को में भी आ चुका है। ये किन गॉड को डेडिकेटेड है? किन डाइटी को? तो लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा को जो है ये डेडिकेटेड है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो भी देख रहा होगा, एग्जामिनर देख रहा होगा क्या मेरे क्वेश्चंस? नहीं भाई। Who among the following was a famous सितार प्लेयर? फेमस सितार प्लेयर जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से कौन होगा? जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, राजा खान, या फिर निखिल बनर्जी? आने दीजिए आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर। ऑप्शन नंबर ए जाकिर के साथ जा रहे हैं बच्चे, और बच्चे जा रहे हैं मोस्टली हरिप्रसाद चौरसिया के साथ। बढ़िया, चलिए चलिए, सभी के सभी ट्राई कीजिए मेरे भाई आंसर देने का। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया ज्यादा आने लग पड़ा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से।
इस बार तो तुम्हारा मोए मोए हो गया। एक क्वेश्चन में तो तुम करवाते ही करवाते हो, वो तो उसके बिना ना ऐसे मजा नहीं आता तुम्हें। जाकिर हुसैन यार किसके रिलेटेड है? जाकिर तबला, तबला नाम सुना तुमने? ये तो क्वेश्चन करवाया भी है, 3-4 दिन पहले करवाया, मेरे को याद है अच्छे से। तबले के रिलेटेड है जाकिर हुसैन। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया कहाँ चले गए तुम? निखिल बनर्जी यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा तुम्हें क्या? है निखिल बनर्जी नामक कोई व्यक्ति तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? तो निखिल बनर्जी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे जा रहे हैं जाकिर हुसैन के साथ, प्रभु मैं आपको कहना चाहता हूं जाकिर हुसैन जो है वो तबले से संबंधित हैं। एक आधा बच्चा था कोई जो डी के साथ गया था, 1 मिनट मेरे को देख लेने दो कौन था। शम्मी शेख, ये बच्चा नया लग रहा है मुझे, इसने पहले भी एक आंसर दिया था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो निखिल बनर्जी जो है ये सितार से संबंधित है। इन्हें इंडियन सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण जो है, पद्म भूषण भी जो है वो मिला हुआ है। ठीक है। और मिहार घराना से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो एक क्वेश्चन तो अगर हम हिस्ट्री वगैरह देखेंगे तो एक क्वेश्चन अगर महात्मा गांधी के नाम का ना आए तो मजा नहीं आता ना। तो पूछा गया है कि बताइए महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार बने थे? ठीक है, कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार से ज्यादा बन चुके हैं? बताएंगे जल्दी से। तो ये बात की जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की। ठीक है, इंडियन कांग्रेस के सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल 1885 याद रखेंगे। ए ओ ह्यूमे, एलन ऑक्टेव ह्यूमे जो है, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये कांग्रेस फाउंड की गई थी। ये फाउंडर थे। इन्होंने फाउंड क्यों की गई थी? क्यों की थी कि ताकि अगर कुछ भी होता है भारत में, उस टाइम पे रूल किसका था? ब्रिटिश का था। अभी देखो, अभी क्या होता है कि अभी कुछ भी होता है तो हम किसको गाली देते हैं? अपनी सरकार को देते हैं। ठीक है, या अपने एमएलए को देते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को देते हैं, बट हेड कुछ और होता है। तो वैसे ही सेम था कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया कि भाई इनको एक पॉलिटिकल पार्टी बना के दे दो ताकि लोग जो है वो अपनी डिमांड सुन के तक ही रखेंगे। ऐसे लोग क्या करते थे कि सीधे ब्रिटिशर्स के ऊपर घुसते थे कि हाँ ये करो वो करो, ऐसा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो इसलिए उन्होंने अपने सिर से बर्डन हटाने के लिए इनको एक गवर्नमेंट बना के दे दी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी थी। और इसका फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूमे ने, ताकि कल को कुछ भी हो, कोई दंगा हो, कुछ गलत हो, तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। लोग बोलेंगे यही हमारे हेड हैं, ये हमारे मुखिया हैं, इनको पकड़ो। इन्हीं की वजह से हुआ होगा। बट कर कौन रहे थे? कर ब्रिटिशर्स रहे थे। तो ये एक छोटा सा रीजन बन जाएगा कांग्रेस की फाउंडेशन के पीछे। बाकी इनके फर्स्ट सेशन की बात करें तो पहला जो इनका सेशन हुआ था, 1 मिनट, हाँ, तो फर्स्ट सेशन जो इनका हुआ था वो कब हुआ था? 1885 में जो है वो फर्स्ट सेशन हुआ था। तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? भूमेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी उस टाइम पे इनके फर्स्ट थे, वो प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन के। सेकंड सेशन हुआ था, 3 सेशन याद करेंगे हम, ठीक है। पहले 3 याद कर लेंगे क्योंकि पहले 3 से पूछा जाता है मोस्टली। महात्मा गांधी का इसलिए पूछ लिया क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा हुआ था 1886 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो है वो इनके बने थे। बात करेंगे थर्ड सेशन की, 1 मिनट यहां पे लिखता हूं ना। थर्ड की बात करेंगे तो 1887 में थर्ड हुआ था, और इसके कौन थे प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन नाम सुना है कि नहीं? बदरुद्दीन तायब जी। ये आपको 3 के 3 क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि मोस्टली चांस है कि वो पहले 3 ही पूछेंगे मोस्टली, और अगर इसके सिवा कोई पूछते हैं तो वो महात्मा गांधी का पूछेंगे। वो कौन से नंबर का सेशन था? वो था 43rd नंबर का। 43rd नंबर का सेशन था जिसमें महात्मा गांधी बने थे, और ये कब हुआ था? दिसंबर 1924 में। दिसंबर 1924। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो महात्मा गांधी जो है वो इसमें प्रेसिडेंट थे, ठीक है। महात्मा गांधी इसमें प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे। ये 43 नंबर का है, और हुआ कहां पे था ये? तो ये हुआ था बेलगाम में।
बेलगाम में हुआ था ये। यहां तक चीजें सबके सब क्लियर हैं सभी भाइयों को? सबके सब ये याद रख लेना अच्छे से मेरे भाई, है ना। दादा भाई नौरोजी गुरु ऑफ महात्मा गांधी, बेलगाम गांधी जी किस सेक्शन में, ये बता दिया ना आपको कौन से सेशन में थे। 43rd नंबर के सेशन में थे। ये देखो 43rd नंबर के सेशन में थे, दिसंबर 1924 को जो है वो सेशन हुआ था। क्लियर, बढ़िया। बाकी ये आगे इनके रिलेटेड कुछ डिटेल है। एक बार जो है महात्मा गांधी बने थे प्रेसिडेंट, वर्ष 1924 था, बेलगाम में बने थे और बेलगाम जो है वो कर्नाटक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एसआई यूनिट क्या है इसका? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताएंगे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ एक चीज याद रखिए, स्केलर वेक्टर मालूम है आपको? स्केलर वेक्टर अभी तक स्पेसिफिक तो इस पे नहीं करवाया बट करवाऊंगा। स्केलर पॉजिटिव होते हैं और वेक्टर जो है वो नेगेटिव भी हो जाते हैं। स्केलर पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, जो भी चीज होगी, ऑब्जेक्ट होगी, जैसे एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, अगर वो सिर्फ पॉजिटिव में रहते हैं तो वो स्केलर हो जाएंगे। अगर वो नेगेटिव में भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर वेक्टर में आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, ये तो आता है वेक्टर में और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपॉन एम। ए से क्या मीनिंग है? ए का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की यूनिट बताएंगे क्या है, या एम्पियर से हम क्या मेजर करते हैं? यूनिट छोड़िए, एम्पियर से मेजर क्या करते हैं, सॉरी, एम्पियर अपॉन मीटर, ये आ जाएगा इसका। तो एम्पियर से क्या मेजर करेंगे मेरे भाई? बहुत बढ़िया संजीव, एम, गगन, बहुत बढ़िया। तो एम्पियर से करंट जो है ये मेजर किया जाता है। ठीक है, क्या मेजर किया जाता है एम्पियर से? तो करंट जो है वो मेजर किया जाता है। बाकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ऐसा यूनिट हो जाएगी, और इसे एच लेटर से सिंबलाइज जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आय हाय, इस क्वेश्चन का कोई बच्चा है जो आंसर ना दे पाए? मुझे नहीं लगता। ये तो क्रिकेट तो क्या ही बोलूं, पर यहां पे बात की गई है वीमेन प्रीमियर लीग की। हो सकता है कि मोस्टली बॉयज जो हैं या बच्चे जो हैं वो आईपीएल ही देखते हों, वीमेन प्रीमियर लीग कम देखते हों। एंशिएंट हिस्ट्री के चांस हैं? बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे आपको करवाई हुई है ना। विमेन प्रीमियर लीग में लड़कियों के आंसर आने चाहिए ज्यादा, तो हाँ आए हैं लड़कियों के आंसर, बढ़िया। तो विमेन प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो इन्होंने पर्पल कैप बोला है। तो पर्पल कैप किसको मिलती है? जो बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बॉलर्स जो होते हैं, बॉलर को मिलती है जो मोस्ट विकेट लेंगे। मोस्ट विकेट वाले को जो है पर्पल कैप मिलती है। तो लड़कियों में कौन है? लड़कियों में है शेरांका पाटिल जो है, इनको जो है वो मिली है पर्पल कैप। अगर बात करेंगे विनर की, तो लड़कियों में विनर टीम कौन सी रही है? तो आरसीबी रही है, आरसीबी। लड़कों में तो फिलहाल आरसीबी का सपना देखते हैं, आरसीबी अभी तक बन नहीं पाई है, बट हो सकता है आने वाले सालों में आरसीबी भी कभी जीत जाए। बट इस बार जो है वो फीमेल में आरसीबी जो है वो जीत गई थी। अगर इसी के साथ साथ बात करेंगे आईपीएल की, तो आईपीएल में पर्पल कैप जो है वो किसको मिली है? आईपीएल में पर्पल कैप कौन सा बॉलर था भाई इस बार जिसने धूम मचा दी थी? 2024 के आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिली है? तो हर्षल पटेल जो है, हर्षल पटेल इज द राइट आंसर। हर्षल पटेल जो है, हर्षल पटेल को इस बार मिली है पर्पल कैप। कितने विकेट लिए थे? कितने विकेट लिए थे सांबा? तो हर्षल पटेल ने लिए थे सांबा 24 विकेट। और सांबा कितने मैच में लिए थे? तो 14 नंबर ऑफ मैच हुए थे, 14 मैचों में 24 विकेट जो है वो हर्षल पटेल के द्वारा लिए गए हैं। बात कर लेंगे आईपीएल में विनर टीम की, तो विनर टीम कौन सी थी? केकेआर विनर टीम थी। ठीक है, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि एसआरके शाहरुख खान जो है वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी टीम है ये। तो इसने इस बार विन किया था। तो रनर अप कौन सी टीम आई थी? तो सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच जो है वो आई थी रनर अप। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच में इनका
फाइनल हुआ था। बढ़िया। नेक्स्ट आगे श्रीलंका के रिलेटेड बताया गया है। श्रीलंका पाटिल, इन्होंने 13 विकेट लिए थे टूर्नामेंट में, पूरी टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए थे। हर बेस्ट बॉलिंग फिगर वर 4/12, द पर्पल कैप इज अवार्डेड ऑफ टूर्नामेंट विकेट टेकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ही क्वेश्चन हमने यही पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिलेटेड। इसमें आपको बताया था कि इंडिया की रैंक पूछी थी कि कौन सी है, फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, ये चीजें पूछी थी ना। चलिए तो कर लेते हैं अभी डिस्कस मेरे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला पूछा गया है कि 2023-24 के बेस पे बताएंगे कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया, मतलब कि सबसे उत्तम दर्जे पे कौन है, सब पे अव्वल, ठीक है, सबसे आगे कौन है। नॉर्वे, फिनलैंड, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करो, डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करो, यही 2-4 देश हैं जो हर जगह आगे दिखते हैं हमें, ठीक है। नॉर्वे और फिनलैंड के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। बढ़िया, शाबाश। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंडिया की। तो इंडिया की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का नंबर जो है वो 134 रहा है, 134वीं रैंक आई है इंडिया की। बात करेंगे फर्स्ट रैंक की और बात करेंगे इसी के साथ साथ सेकंड रैंक की। मुबारक हो, मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। कोई बच्चा नहीं दिख रहा मेरे को जिसका आंसर सही हो। जितनों के भी आंसर अभी तक आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, आपके -1.25 हो चुके हैं ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्विट्जरलैंड जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो बच्चे अभी जाएंगे देखो क्या बोला, जो अभी जाएंगे, ठीक है, उनका आंसर सही रहेगा। स्विट्जरलैंड जो है इसकी आई है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? स्विट्जरलैंड की, ठीक है। सेकंड रैंक किसकी आई है? फिनलैंड की। सेकंड रैंक के साथ जाओगे फिनलैंड, फिनलैंड गलत हो जाएगा। तो नॉर्वे जो है इसकी सेकंड रैंक आई है, ठीक है, नॉर्वे सेकंड रैंक। अब देखो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक क्या है? 134, कितने में से? 193 में से, 193 में से 134 रैंक है इंडिया की, ठीक है। नॉर्वे जो है ये सेकंड रैंक है और आइसलैंड जो है ये थर्ड रैंक है। फिनलैंड के साथ जो मेरे प्रभु आप जा रहे थे, हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात होती, अगर क्या होता, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात होती तो आपका तुक्का जो है वो एकदम सही हो जाता है ना। मोए मोए आप फिर से करवा चुके हो, कोई बात नहीं, क्लियर। ये चीजें याद रख लेना। अभी पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, और इंडिया का नंबर पूछा जाए तो 134 नंबर जो है वो इंडिया का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कोई नहीं, एक का फर्क हुआ चलो ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में यही क्वेश्चंस थे। आपको ये पीडीएफ जो है एज इट इज टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी अभी, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, है ना। जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लाइव से हट के जो चैप्टर कमेंट्स होते हैं उसमें मेरे भाई एक बार सभी बच्चे जरूर से बता देना कि क्लास जो है वो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आगे जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जल्दी से जो है वो बता दीजिए, ताकि हम अपनी क्लास को जो है वो अभी दी एंड कर सकें। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चंस जो है वो सभी समझ आए हैं, ठीक है। अभी आपके लिए एक और चीज़ आसान कर दिया मैंने कि आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप। और चैप्टर वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज जो सिलेबस बेस पे हैं, वैसे भी आपको टॉपिक वाइज भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी जल्दी ही, ठीक है। बाकी बने रहिए मेरे भाई, प्यार दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरोसा बनाए रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और इस सेशन में जुड़ने के लिए, ठीक है। सेशन तभी होता है जब आप सब जुड़ते हैं। चलिए तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।